मैं तो पहले भी वो बोल चुका हूँ, ये नहीं हूँ कि ज्यादा बोलूँ फिर बोर हो जाए। और हमारे बीच में गवर्नमेंट स्कूल के गुरुजन गण पधारे हैं, जिनका मैं आरपीएस की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और भी प्राइवेट स्कूल के गुरुजन जो पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और सरकारी स्कूल के बच्चों को भी साथ लेकर के आए हमारा कार्यक्रम दिखाने के लिए, इसलिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। जैसा कि आप सब ने मेरे से पहले सुना, वैसे आपको अभी तक पधारना नहीं है, क्योंकि एक कार्यक्रम है अभी इनका रस्साकसी वाला। वो कार्यक्रम इसलिए हमने लास्ट रखा कि थोड़े बच्चों को एक तरफ करना पड़ेगा तो फिर थोड़ी अव्यवस्था हो जाएगा, तो कार्यक्रम देख के फिर आप प्रस्थान कर सकते हैं। थोड़ा वो व्यवस्था में वो डिफिकल्टी नहीं आई, उस हिसाब से हमने बाद में रखा है। अच्छा बहुत कार्यक्रम है, आप सुन के जाएंगे। लेकिन मुझे बोलने के लिए कहा है तो मैं मेरा अनुभव आपके सामने रखने की कोशिश करूं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मैंने यहाँ पर भी बोल लिए और सरस्वती में भी बोल लिए। और माफ करना, आप आ नहीं सका, मेरे भाई साहब आए थे गवर्नमेंट स्कूल में, क्यों ये मन संचालन में कर रहा था इसलिए। तो साथियों, हमारे लिए सबसे बड़ी है एजुकेशन। और वैसे एक मुझे मंच पर खड़ा रहने पर एक बात याद आ जाती है। वैसे आप सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी दुखदायी खबर सुन रहे हो, जालोर कांड। अगर आजाद हिंदुस्तान में इसी आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, वीरों ने उन अंग्रेजी कीड़ों से लड़े थे कि हमारे हिंदुस्तान में कोई किसी तरह का अत्याचार न हो। लेकिन जब इस तरह की दुखदायी खबरें सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है। पर घटना कोई भी होनी है, वो किसी को कोई कानून नहीं कर सकता है। घटना कोई करवाता नहीं है, वो जाती है। इसलिए हमें हमारे संविधान पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे शख्सियत ने हमें संविधान दिया है, जिसमें गरीब हो चाहे अमीर हो सब बराबर होते हैं। उस संविधान के अनुसार उसे भी दंड मिलेगा। आप सबको मालूम है जालोर में जो एक निजी विद्यालय से वीडियो वायरल हो रहा है, रूह कांप जाती है ऐसी वीडियो देख। तो अल्लाह जाने भगवान जाने उसने ऐसा क्यों किया, वो तो जांच का मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा और आपने भी सोशल मीडिया पर देखा। लेकिन मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, ऐसी घटनाएं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में शोभा नहीं देती है। अगर जिस तरह से उसमें सुनने को मिल रहा है कि वो दलित होने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है कि पानी पीने नहीं दिया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो ऐसी सोच रखते हैं कि आप भगत सिंह को मानते हो, जिन्होंने मुल्क आजाद करवाने के लिए फांसी के फंदे को चूमा था, उसको तो मानते होंगे। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो ये मना करेगा कि मैं भगत सिंह को नहीं मानता हूँ। बच्चा बैठ जाओ, 1-2 मिनट बैठ जाओ आप। तो जब भगत सिंह जेल में बंद होते हैं तब उनका साफ सफाई करने वाला गुरुजी भली भांति जानते हैं, इन्होंने पढ़ा होगा। वो जेल में बंद होते हैं तो उनकी साफ सफाई करने वाली जो एक औरत होती है वो एक दलित होती है। तो दलित होती है और साफ सफाई करने वाली, उनको 2-4 दिन के बाद फांसी होने वाली है। तो वो भगत सिंह सोचते हैं कि मुझे फांसी तो वैसे हो जाएगी, अब मैं भाई माँ से तो मिल नहीं पाऊंगा। अगर माँ का क्या काम होता है, उसकी व्यवस्था करना, खाना खिलाना, साफ सफाई करना, तो वो उसके दिल में ख्याल आता है कि जो ये दलित महिला है ये मेरी एक माँ है। क्या है, वो मेरी एक माँ समझ लेता है। और फिर उस माँ से अर्ज करता है, माँ मुझे कुछ दिन के बाद फांसी होने वाली है, तो क्यों ना आप अपने हाथों से खाना बना करके और मुझे निवाले दे दो और मैं खा लूं। तब वो जिसे बेबे कहते हैं, पंजाबी भाषा में बेबे माँ को कहते हैं, वो बेबे से कहते हैं और बेबे जवाब देती है, बेटा भगत सिंह मैं एक दलित महिला हूं और मैंने सुना है कि जब कोई दलित के हाथ का खाना खाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, मतलब वो नापाक हो जाता है। ऐसी सोच थी लोगों को। तो अगर मेरे खाना खाने के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा, फांसी पे जाएगा, तुझे वहां पर मोक्ष नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। इस तरह का जवाब देता है। तो भगत सिंह बहुत ही एक अपने जज्बे के साथ जवाब देते हैं कि ए माँ, मैंने ये सुना है मेरे माँ बाप से, हमारी संस्कृति ये कहती है कि जब बेटा माँ के हाथ का खाना खाए बगैर इस दुनिया से चला जाए उसे जन्नत नहीं मिलती है, स्वर्ग नहीं मिलती है। तो अगर आप मुझे खाना खिला दोगे तो मुझे जरूर जन्नत मिल जाएगी। तो ये उस स्कूल, जिस स्कूल में ये कांड हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। अब तो वो सीखेंगे क्या, अब तो वो दंड के लायक हो गए, उनको सीखने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे सरकार से उम्मीद है, विश्वास है, लेकिन हमें इस तरह की सोच रखनी चाहिए। तो साथियों, कुछ अभिभावकों के लिए भी मैं अर्ज करना चाहूंगा, हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद उसे हमेशा आपको मॉनिटरिंग करनी है।
हमारे बुजुर्ग बैठे हैं काका मेके खान जी, तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझाएंगे कि हमने तो दुख देख ली इस दुनिया में पढ़ाई के बगैर, पर हम नहीं चाहते हैं आप दुख देखो। और माँ बाप कभी नहीं, अरे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं आपके बीच में, जब जैसे कहीं दूसरी जगह कुछ गलत होता है तो फिक्र में पड़ जाते हैं, वहां पर गलत हुआ तो अपने खुद में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कल हार्ड वर्क करेंगे, दूसरा काम करेंगे, तो वो सोचेंगे काश हमारे बच्चों को हम पढ़ा लेते तो अच्छे पढ़ जाते। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। और बच्चों से भी विशेष कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है, अभी सरकारी स्कूल के भी बच्चियां आई है तो उनसे भी विशेष कहना चाहूंगा कि आप इस बात को हल्के में ना लें कि सब्जेक्ट क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया उसको घर जाके नहीं पढ़े, पढ़ो, आपके पास वक्त है। अगर हो सकता है आपको अभी जैसे मास्टर जी आपको कोई दंड ना दे, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर ये उनकी सोच है, ये सोचते हैं कि आप पढ़ो। और ये आपके अध्यापक भी ये सुनना चाहते हैं, स्कूलों के अंदर न्यूज आती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे ने 95 बना लिए, तो ये जो आपके अध्यापक है ना आपके बीच में हमेशा मेहनत करते हैं, इनका भी दिल ये चाहता है कि हमारे स्कूल का बच्चा 95 बनाए और हम भी गर्व महसूस करें कि सरकारी स्कूल से हमने 95 बना दी। और ये भी जाकर के कल मंच पर चेतावनी के साथ वहां पर अपने चैलेंज करेंगे लोगों को, आओ एक्सेप्ट करो हमारा चैलेंज। तो ये आप इन अध्यापकों को आपसे उम्मीद है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो घर जाके, ये सबसे बड़ा धोखा तो आप माँ बाप के साथ कर रहे हो। मैंने पूर्व में बताया, भावुकता से सोचने की बात है, सिर्फ भाषण के लिए मैं नहीं आया हूं, अगर भाषण देना होता तो लिख करके आ जाता, बोल के चला जाता। समझने की कोशिश कीजिए। ये पिताजी आप देख रहे हो, अपन यहाँ सुबह इंसर्ट करके कपड़े अच्छे पहन के आ गए और आपके पिताजी यहाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए? वो पीछे खेत में लगे हुए हैं। हो सकता है कहीं ज्यादा पानी होने की वजह से फसल खराब हुई, उसको वापस बो रहे हैं इस गर्मी के अंदर। और सर्दी का मौसम आएगा, दिन की क्या हालत होगी, रात को 1 बजे अलार्म बजेगा, उठो तो ये उठेंगे और उस फसल के लिए तैयार होंगे। वो बड़ी मुश्किल से 8-10 बोरी जीरा होगा, गांव में लाएंगे, बेचेंगे और आपकी फीस भरेंगे। तो ये अगर नहीं पढ़ोगे तो इनका गुरुजनों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इनकी दिल पर ठेस जरूर पहुंचेगा कि हमारा बच्चा पढ़ा हुआ कामयाब नहीं हुआ, पर ये नुकसान आपके बाप का, आपकी माँ का नुकसान है। माँ की ममता को जानने की कोशिश कीजिए, माँ का क्या मर्तबा है। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लो, किसी माँ पुरुष को पढ़ के देख लो, अरे वो माँ होती है जब अगर माँ की डिलीवरी होने वाली होती है, अपन पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर अगर ये भी उसको बोल लेने कि तेरा बच्चा पैदा होते तो खत्म हो जाएगी, तो भी माँ बड़े भावुक दिल से कहती है कि अगर मैं खत्म हो जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मेरे लाल को बचा देना या मेरी बच्ची को बचा लेना। उस माँ के साथ आप नुकसान कर रहे हो, बड़े सोचने की बात है, तो भाग्यपूर्ण बात है। इस बात को आप भावुकता से समझो, गौर करो इस बात पर। आपकी माँ पीछे खेत में काम कर रही है, कल नरेगा पे मजदूरी करेगी, 1700-1800 रुपए आएगी, वो लाके आपको देगी, कपड़े पहनोगे, कल आप जाओगे कहोगे टाई नहीं है, बेल्ट नहीं है, सब आपको दिला रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम आप ये सोच रहे होंगे अगर इसका इतना भाषण दे रहा है जज्बाती, तो ये खुद क्यों नहीं कलेक्टर बन गया, ये सोच रहे होंगे। ये कमी हम में थी तब हम नहीं बने। हमेशा अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो असफल इंसान को सुनो, सफल को तो सब सुनते हैं, पर जो असफल हुआ है काम में सक्सेस क्यों नहीं हुआ। अगर कोई फसल बो रहा है तो किसी की फसल खराब हो जाती है या किसी की अच्छी होती है, तो ये शोबाज खान उनकी फसल अच्छी होती है तो अपन सब उनसे सलाह लेते हैं कि आपने क्या ऐसा इसमें प्रोडक्ट दिए 80% हुई, तो आपको भी असफल हुए उनसे पूछना चाहिए कि आप असफल क्यों हुए। अभी भी आपके पास वक्त है। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। आप अपने माँ बाप के सपनों को समझो। अभी आपने प्रोग्राम रखा, घर जाएंगे आपके माँ बाप एक दूसरे से जिद करेंगे कि मेरे बच्चे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मेरे बच्चे ने अच्छा प्रोग्राम किया था। ये इनकी सोच है, इनकी सोच का आप कदर करो। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए जो कुछ मैंने कहा है, अगर इस भाषण से मैं समझता हूँ एक भी बच्चा अगर इस भाषण को भावुकता से लेकर के कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूँ मेरे दिए हुए भाषण क्या, आज का भाषण सारी जिंदगी के भाषण सक्सेस हो जाएंगे। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करोगे, आज से आगे जाकर के इस तरह से अगर आप इस मैंने जो कहा इस हिसाब से पढ़ोगे, माँ बाप की कदर करोगे, आप हाथ खड़े करके मुझे ये एक्सेप्ट करवाइए कि हम अपने आपने जो कहा उस पर खड़े उतरेंगे। आप दोनों हाथ खड़े करके बताइए जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इन्होंने जो कहा है उस पर चलूंगा। बहुत अच्छा, शानदार। यही उम्मीद है आपसे और आपके माँ बाप से, सभी से। और अभी आपके यहाँ महेंद्र जी विश्नोई जो अध्यापक है नए आए हुए हैं, उन्होंने 10वीं क्लास के लिए विशेष आरपीएस का इसी स्कूल का अगर बच्चा, वो मैथ की टीचर है, उन्होंने ये कहा कि अगर 10वीं क्लास में पढ़ने वाला आरपीएस में बच्चा कोई 85% बना लेता है, 85%, तो उनको उनकी तरफ से लैपटॉप होगा।
ठीक है। तो पास में किसी ने बैठा रहा मार्सा के निपी कह दो कह कर निपियों बड़े को ने लैपटॉप धोन दई जे को उन्होंने कहा कि आप 85 का मत कहो 80 का कह दो, मुझे लैपटॉप देना है, मुझे रखना नहीं है बच्चों के सामने। उन्होंने ये कहा कि मुझे देना है, कि मैं सिर्फ सूखी घोषणा करने के लिए नहीं हूँ, हकीकत में इन्होंने अभी मेरे से कहा। तो अभी 85% 10वीं वाले सुन लो, आपके गुरुजी हैं आपके पास, वही गुरुजी आपको मेहनत करवा रहे हैं। 85% कोई बना लेता है बच्चा तो उसको लैपटॉप दिया जाएगा। और निर्देशक महोदय यहाँ कहीं है तो और शायद चले गए सरस्वती सदाम जी की, और सदाम जी की तरफ से भी आपको लैपटॉप दिलाया जाएगा अगर कोई 85% बनाते हैं। इस स्कूल की तरफ से अमराव दान जी यहाँ मौजूद है, अमराव दान जी एक्सेप्ट करते हो, यहाँ मौजूद है अमराव दान जी। जो बच्चा 10वीं में 85% बनाएगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। ये आपकी हौसला अफजाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ की फैसिलिटी आपके लिए कर रहे हैं। और 10th क्लास 10वीं क्लास वाले अगर 70% से ऊपर बढ़ाएंगे उन सबको 1100 रुपए आरपीएस की तरफ से दी जाएगी। तो आप ये इसलिए दे रहे हैं कि इनको कल आप कमा के नहीं दोगे, ये हम चीज मानते हैं, लेकिन इनको खुशी होगी कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कहां पहुंच गया। और ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार पुनः दिल की अथाह गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हमेशा आते रहे, आपने अपना काम धंधा छोड़ करके बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।